हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुबह का सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम देखते हैं, इससे पहले हमने देखा था पदार्थों के पृथक्करण। पृथक्करण में हमने बताया था कि पृथक्करण क्या है और मिश्रण क्या है, मिश्रण के गुण क्या होते हैं और यौगिक क्या है, तत्व क्या है और इनको पृथक्करण क्यों करते हैं या पृथक्करण करने की क्या विधि है या पृथक्करण करने की क्या आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हम आप जानते हैं कि कोई भी मिश्रण है तो मिश्रण को ही हम अलग करते हैं। मिश्रण में ही हम क्या करते हैं, पदार्थों का उनके गुण रंग आकार के हिसाब से क्या करते हैं, हम उसको बीनते हैं, निकालते हैं, छानते हैं, यानी कि जो भी विधि प्रयोग की जाती है वो उसके गुण के आधार पर उसको हम देखते हैं कौन सी विधि इसमें प्रयोग की जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथक्करण क्या है। पृथक्करण क्या है, हम आप जानते हैं पृथक्करण मतलब होता है किसी चीज़ को किसी से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण का मतलब ही होता है कि किसी मिश्रण में या किसी पदार्थ में किसी चीज़ के मिले होने को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण करने में जो होता है उसमें हम देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि मिश्रण है, पदार्थों को पृथक्करण, इससे पहले एक लेक्चर हमारा हो चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें आज हम पढ़ाएंगे मिश्रण या पदार्थों के पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं और हम उनको कैसे अलग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। क्या होता है पृथक्करण, मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण कहते हैं। इस पृथक्करण में कैसे हम अलग करते हैं, जैसे कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, जैसे विलेय है, विलेयता है, किसी चीज़ में कोई चीज़ घुली हुई है या मिली हुई है, उसको हमें अलग कैसे करना है वो विलेयता के आधार पर हम देखेंगे। जैसे कोई चीज़ है, कोई लोहा है, वस्तु है, चुंबक के प्रत्याकर्षण है तो चुंबक के हिसाब से हम उसको अलग करने की प्रक्रिया करेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई भार है, किसी में घनत्व है, आकृति, आकार एवं रंग आदि के गुणों के आधार पर इन्हें अलग करने की जो प्रक्रिया है, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं उसे पृथक्करण की विधियां कहते हैं। पृथक्करण की विभिन्न प्रक्रिया है, विभिन्न विधियां हैं, जिनमें से हम देखेंगे कि पृथक्करण की कौन सी विधि किसमें लागू होती है, कौन सा सुटेबल होता है। जैसे हम आप देखते हैं, जानते हैं कि गाँव में जब गेहूँ पक जाता है उसको अलग करने के लिए देखते होंगे कि पीटते हैं, पीटने के बाद क्या करते हैं, उसाते हैं। घरों में देखे होंगे चावल है, गेहूँ है, सरसों है, पछोरा जाता है सूप से, उसको अलग करने की जो प्रक्रिया है ये सब किसमें आती है, पृथक्करण में ही आती है। तो हमने देखा कि पृथक्करण क्या है, पृथक्करण में कौन कौन सा तत्व होते हैं या उनके आधार पर हम इनको किस प्रकार से विभाजित करते हैं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम। चलिए इसके आगे देखते हैं हम सब लोग कि पृथक्करण जब करते हैं तो पृथक्करण की आवश्यकता भी हम बता रहे थे कि पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। तो पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी बताएगा तो पृथक्करण जब भी करते हैं या करने का जो भी कारण है, कारण सबसे बड़ा मुख्य ये है कि जो भी पदार्थ हैं वो शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए और उनकी गुणवत्ता क्या हो जाए, बढ़ जाए। उनकी गुणवत्ता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसीलिए हम पृथक्करण करते हैं। जैसे लिखा हुआ मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सबसे पहले तो शुद्धता को प्राप्त करने हेतु। अभी क्या बताया हमने, शुद्धता यानी कि प्योरिटी, जो भी चीज़ है वो अपने में क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, रंग में, रूप में, आकार में, और तथा उसके अंदर क्या है, कोई अन्य अवयव पदार्थ न पाया जाए। दूसरा दिया अवांछनीय, अनुपयोगी एवं हानिकारक अवयवों को दूर करना। जैसे हम आप देखते हैं कि चावल है, चावल में क्या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिले होते हैं, या साथ साथ उसमें देखते होंगे जो धान होता है उसकी भूसी होती है, उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, वो भी इसी से आता है, मिश्रण से पृथक्करण की विधि में। फिर इसके बाद आता है ये लाभकारी भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। लाभकारी में जैसे क्या है,
हम आप जानते हैं कि समुद्र के पानी में या समुद्र के जल से नमक बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी एक पृथक्करण की ही प्रक्रिया से होती है, क्योंकि यह लाभकारी व हानिकारक भी हो सकता है। जैसे लाभकारी में भी क्या बताया गया, समुद्र जल से नमक पृथक करने की जो प्रक्रिया है वो लाभकारी है। इसी प्रकार से कच्चा तेल है, जो कच्चे तेल होते हैं क्या होते हैं, वो भी शोधित किए जाते हैं, उसके बाद से ही हम उसका उपयोग कर पाते हैं। अलाभकारी का मतलब क्या हो गया, लाभकारी जिसे अभी बताया गया था अलाभकारी मतलब जैसे चाय की पत्तियां हैं, अगर उनको छांट करके हम बाहर कर दें या कोई अन्य प्रकार से चीजें उसमें मिला दें तो इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, अलाभकारी हो जाएगा। इस प्रकार से जब पृथक्करण की जो आवश्यकता होती है, सिर्फ उसका मात्र एक उद्देश्य है कि उसके अपने रूप रंग कलर में एक समान होना। दूसरा काम क्या है, अवांछनीय पदार्थों को उससे बाहर निकालना। तीसरा काम क्या है कि वो अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध प्योरिटी हो। अगला दिया हुआ है कि यह लाभकारी भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। इस प्रकार से पृथक्करण की जो आवश्यकता होती है, सबसे मुख्य काम है उसको शुद्धता प्राप्त करना। चलिए अब आगे देखते हैं पृथक्करण की विभिन्न विधियां। अभी क्या बता रहे थे हम कि पृथक्करण की विभिन्न विधियां हैं, उन विधियों को हम कैसे प्रयोग करते हैं और किन किन चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। हर एक पृथक्करण की विधि अलग अलग है। जैसे हम आप जानते हैं पृथक्करण मतलब होता है अलग करना, और कौन सी वस्तु भारी है कौन सी हल्की है उसके लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है कि हम आप अक्सर अपने आसपास देखते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि मकान बनते वक्त जिस छन्ने में मोरंग को चाला जाता है, या घर में आटा चालने वाली जो छन्नी आप देखे होंगे, या चाय छानने के लिए आप कपड़े का या किसका देखते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई एक छन्नी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से छानने या बनाने या पृथक्करण करने की जो विधियां हैं वो सब विभिन्न प्रकार की होती है। जिस प्रकार से हम सब लोग देखते हैं कि फसल पक जाती है, फसल पकने के बाद हम सब लोग क्या करते हैं, उसको दानों को अलग करने के लिए दो प्रकार से काम किया जाता है। एक तो पीट करके अलग करते हैं, दूसरा काम क्या होता है, थ्रेशरिंग के द्वारा या मशीन के द्वारा उसको हम अलग कर लेते हैं, जिसमें दाना अलग हो जाता है, भूसा या पैरा पुआल अलग हो जाता है। इस प्रकार की विधियां किसमें आती हैं, पृथक्करण में ही आती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब आप देखेंगे सूप के द्वारा घरों में क्या होता है, जैसे चावल है, गेहूं है, आटा है, उसको भी क्या करते हैं, हल्के जो कण होते हैं उनको ओसाने के द्वारा उनको अलग करने या फटकने के द्वारा भी अलग किया जाता है। ये भी प्रक्रिया क्या होती है, पृथक्करण की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथक्करण में हमने क्या लिखा है, फटकना और ओसाना, इसको कहा जाता है विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है कि ऐसी अशुद्धियां जो हल्की होंगी, भाई सूप में बहुत भारी तो होगा तो अलग नहीं होगा। हम आप जानते हैं कि जैसे चावल है, गेहूं है, उसमें जो भूसा आ जाता है या कोई हल्के कण आ जाते हैं, उनको सूप के द्वारा क्या किया जाता है, पछोड़ा जाता है। जब पछोड़ने के बाद फटकना और ओसाना फटका जाता है तो उसके क्या होते हैं, हल्के कण बाहर चले जाते हैं। जो हल्के कण बाहर चले जाते हैं, इस प्रकार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, गेहूं, धान, सरसों और चावल में। क्योंकि हम आप जानते हैं जब धान को दराया जाता है उस चावल में हल्के हल्के क्या हो जाते हैं, भूसियाँ रह जाती हैं। उसको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा किया जाता है, फटकना और ओसाना के द्वारा। इस प्रकार से हम देखते हैं कोई भी फसल को भी जब पीट दिया जाता है उसको हम अलग कर लेते हैं, तो हल्के कणों को क्या करते हैं, ओसाने के द्वारा दो आदमी पकड़ लेता है एक कोने पर, एक चद्दर को उसको हवा देता रहता है और उसके द्वारा या पंखे के द्वारा हवा दिया जाता है और वो हल्के कण बाहर चले जाते हैं और वजन जो कण होते हैं, धान होते हैं, गेहूं होते हैं, क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया ओसाना और फटकना कहलाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं थ्रेशरिंग। अभी हमने बताया था थ्रेशर जो होता है, आप सब लोग देखे होंगे गाँव में कि जो थ्रेशरिंग होती है किसी चीज को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है। जैसे हम गेहूं में देखते हैं, गेहूं में क्या होती है, जो पूरी फसल पक जाती है उस फसल को क्या किया जाता है, नीचे से डंठल से काट लिया जाता है और थ्रेशर में पूरे फसल को एक साथ लगाते चले जाते हैं। झन्ने के द्वारा गेहूं नीचे चला आता है और पंखे के हवा के द्वारा भूसा दूर गिरता है। इस प्रकार की प्रक्रिया किसमें होती है, थ्रेशरिंग के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, थ्रेशरिंग के द्वारा होती है। अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग कहते हैं। जैसे गेहूं से भूसा को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग कहते हैं। फिर इसके बाद हम सब लोग आते हैं बीनना। अभी हम बता रहे थे कि बीनना स्विंग क्या होता है। हम आप जानते हैं जब घरों में
चावल, गेहूं, दाल आदि का प्रयोग करते हैं या किसी मसाले वाली धनिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होती है, कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं, कंकड़ पत्थर मिले होते हैं, भूसी मिली होती है। उसको बनाने से पहले घरों में आप सब लोग देखा होगा कि थाल में लेकर के क्या करते हैं आदमी, हाथों से दे करके चावल को या गेहूं को अलग करता रहता है और बीच बीच में जो अशुद्धियाँ दिखाई देती है उसको निकाल करके बाहर फेंक देता है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, बीनना कहते हैं। क्या कहते हैं, बीनना कहते हैं। हैंड पिकिंग कहा जाता है, या दाल चावल गेहूं आदि में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम आप प्रत्येक दिन घरों में देखते हैं। चावल डालने से पहले या गेहूं पिसाने से पहले गेहूं को बीना जाता है, उसमें जो अन्न अशुद्धियाँ दिखाई देती हैं उनको बीन करके क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। और कौन सी पृथक्करण होती है, बीनने की। फिर इसके बाद आता है चालना। चालने को कहा जाता है, स्विंग कहा जाता है। चालना हम सब लोग जानते हैं, चालना क्या चीज़ है। चालने मतलब होता है किसी चीज को छनने के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को हम चालना कहते हैं। जैसे हम आप देखेंगे घरों में प्रत्येक दिन आटा की रोटी बनाने से पहले या आटा गूंथने से पहले क्या किया जाता है, आटे के छन्ने में ले करके उसको बड़ी देर तक चाला जाता है। जो हल्के होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जो भारी होते क्या होते हैं बाहर निकाल करके उसको फेंक दिया जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, चालना कहते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे जब मकान बनता है, जब मकान बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो मौरंग होता है उसकी गिट्टियों क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी गिट्टियाँ होती हैं छन्ने के द्वारा चाल लिया जाता है और जो हल्के होते हैं वो नीचे चले आते हैं, जो बड़े होते हैं वो क्या होते हैं छन्ने के द्वारा ऊपर छान लिए जाते हैं और उनको बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चालना कहते हैं। क्या कहते हैं, चालना कहते हैं। तो हमने देखा पृथक्करण की विधियों में फटकना और ओसाना, फिर देखा हमने थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग में भी बताया गया था कि अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है मशीन के द्वारा या थ्रेशर के द्वारा उसे थ्रेशरिंग कहते हैं। फिर इसके बाद बताया गया बीनना। बीनने में क्या बताया गया कि जो घरों में हम देखते हैं कि चावल दाल गेहूं उसको क्या करते हैं अलग अलग बीन करके जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद आता चालना। चालने में क्या बताया गया, झलने के द्वारा झालने की जो प्रक्रिया होती है, चालने की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, उसे चालना कहते हैं। इस प्रकार से हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं पृथक्करण की विधियों में ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापतन को अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कहा जाता है कि कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ऊर्ध्वापतज कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतज कहते हैं। ऊर्ध्वापतज का सीधा सा संबंध यह है किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले गैस बनने की जो प्रक्रिया होती है या गैस में परिवर्तित हो जाती है, इस परिवर्तन को ऊर्ध्वापतज कहते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं कि सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन है कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर वाष्प सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापतज कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। ये प्रक्रिया ऊर्ध्वापतन कहलाती है। जैसे आयोडीन, नौसद यानी कपूर, आप सब लोग देखेंगे जो कपूर होता है उसको हम आप सब लोग जलाते हैं। जलाते तो क्या होता है, जो धुआं निकलता है वो गैस का रूप होता है। इसी प्रकार से नौसदर और नेफ्थलीन, जो नेफ्थलीन होता है उसको भी अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी ऊर्ध्वापतन के द्वारा ही होती है। आप सब लोग देखेंगे नेफ्थलीन जो टेबलेट होते गोलियां होती है उनको हम आप कपड़ों के बीच में रखते, धीरे धीरे वो क्या होती है नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती है और छोटे आकार में कुछ समय बाद दिखाई देती है। ये भी क्या है, ये ऊर्ध्वापतज का ही एक प्रक्रिया है। ऊर्ध्वापतज की क्या है, एक प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं आघूलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। अब इसे हम कैसे करते हैं, आघूलनशील जो पदार्थ होते हैं उनको द्रव से हमें अलग करना है। उनको अलग करने की कौन कौन सी विधियां हम प्रयोग करते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो आघूलनशील का मतलब होता है जो पानी में घुलते नहीं हैं, वो आघूलनशील पदार्थ होते हैं।
अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, तलछटी और निथारना। तलछटी और निथारना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकंस्ट्रेशन। हम आप जानते हैं तलछटी, तलछटीकरण क्या है, निथारना क्या है। हम समझने का प्रयास करते हैं। तलछटी का मतलब होता है कोई चीज़ आ करके रख दिया जाए किसी बर्तन में, किसी वस्तु में, किसी पाट में, और कुछ समय बाद, जैसे गंदा पानी हम सब लोग देखते हैं जिसमें बालू मिला हो, पानी मिला हो, उस पानी को क्या किया जाए, एक बर्तन या बाल्टी में रख दिया जाए। कुछ देर बाद हम देखते हैं, आधे घंटे 15-20 मिनट बाद देखते हैं जो बालू होता है वो बाल्टी में या बर्तन के तली में बैठ जाता है, उसी को कहा जाता है तलछटीकरण। और इस पानी को क्या किया जाए, इस पानी को छन्ना लगा करके या धीरे धीरे पानी को बिना किसी पेपर के या कपड़े के या छन्ने को हम धीरे धीरे छान लें। इस प्रकार की जो प्रक्रिया किया जाता है उसे हम तलछटीकरण और निथारना कहते हैं। तलछटीकरण और निथारने का अर्थ होता है कि तलछटीकरण और पानी को पृथक करना, यानी कि बालू और पानी के मिश्रण को अलग करने की जो प्रक्रिया है, तलछटीकरण और पानी को पृथक करना निथारना कहलाता है। कैसे, हम आप जानते हैं कोई बर्तन है, बर्तन को देखते हैं, यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं। इधर ये बर्तन है कि हम आप जानते हैं पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पर पानी भरा हो, इस पूरे बर्तन में बालू मिला हो, और बालू मिले होने के धीरे धीरे देखेंगे कि ये बालू क्या आएंगे, ये तली में क्या नीचे बैठ जाएंगे, यहाँ पर बैठ जाएंगे, और इस पानी को क्या करें हम धीरे धीरे निकाल करके बर्तन से बाहर कर लें। इस प्रक्रिया में क्या होगा, बालू तलछटी यानी कि नीचे पेली में बैठा रहेगा और पानी धीरे धीरे साफ दूसरे बर्तन में उड़ेल लेंगे या पलट लेंगे। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, निथारना कहेंगे और तलछटीकरण कहते हैं। और तलछटीकरण में जो काम होता है उसे हम कहते हैं अविलेय पदार्थों के मात्रा जो होती है वो एकत्र हो जाती है, उसे हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। अविलेय पदार्थ का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलते नहीं, अघुलनशील होते हैं। फिर आता है छानना। हम आप जानते हैं कि छानना या छन्ना या फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, कैसे द्रव में करते हैं। फिल्टर पेपर या छन्ना का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई भी द्रव पदार्थ में बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत पतले, बहुत महीन हो और वो घुले हों, उनको छानने के लिए जिस पेपर का प्रयोग करते हैं उसे हम फिल्टर पेपर या छन्ना कहते हैं। और उसमें क्या होते हैं, जो अविलेय या अघुलनशील पदार्थ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों में होते हैं, उनको छान करके बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा हम करेंगे, फिल्टर पेपर के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, हम फिल्टर पेपर के द्वारा करेंगे। फिर इसके बाद आता है अगला छानना, फिल्ट्रेशन। क्या आता है, फिल्ट्रेशन। हम आप जानते हैं फलों व सब्जियों के रस या चाय हम आप डेली पीते हैं, चाय को छन्ने से छान करके हम पीते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो अविलेय पदार्थ है या अघुलनशील पदार्थ है जो द्रव में नहीं घुलते हैं, उनको छन्ने के द्वारा या छानने के द्वारा बाहर निकाल देने की जो प्रक्रिया होती है वो छानना कहलाता है। क्या कहलाता है, छानना कहलाता है। छानना, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहाँ पर अपनाते हैं, फलों व सब्जियों के रस। फलों व सब्जियों के रस में हम सब लोग देखते हैं मौसमी का, अनार का या किसी के जूस या सब्जियों के जूस को जब हम देखते हैं तो सब्जियों के जूस में क्या है, जूस तो बाहर हो जाता है लेकिन बाद में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या अविलेय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम छन्ने पेपर के द्वारा निकाल करके बाहर कर देते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं। इसी प्रकार से इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम छानना कहते हैं। फिल्ट्रेशन, छानना। फलों व सब्जियों के रस, चाय द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को घटकों से छानकर पृथक किया जा सकता है। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, छानना कहते हैं। फिर अभी हमने बताया था छन्ना या पत्र। छन्ना पत्र क्या होता है, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को हम बता चुके हैं कि जो बहुत छोटे छोटे कण
किसी विलेय पदार्थ में मिले हों, उसको छानने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम फिल्टर पेपर के द्वारा अलग करते हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं आघुलनशील में तल छटीकरण और निथारना, छानना और छन्ना पत्र यानी फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम अघुलनशील ठोस पदार्थों में ही है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। हम आप देखे होंगे या जो घरों में दूध से मक्खन अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो इसी पर काम करता है। किस पर काम करता है? अपकेंद्रण बल पर काम करता है। अपकेंद्रण बल में आप सब लोग देखे होंगे कि जो दूध गर्म होता है उसको रख दिया जाता है, जब दही से मक्खन या जिसे हम आप घी कहते हैं निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम अपकेंद्रण बल कहते हैं। अपकेंद्रण बल क्या होता है? किसी बर्तन पार्ट में देखेंगे एक लकड़ी का डंडा होता है, उसको लेकर के हाथ से आगे पीछे चलाते रहते हैं। इस प्रकार से चलाने से क्या होता है, जो उसके छोटे छोटे कण होते हैं वो आकर के क्या हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया में जो सारा इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, दूध से अलग कर दिया जाता है और इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपकेंद्रण बल कहते हैं। और हम आप देखते होंगे कि मशीन, एक मशीन होती है जो गोलदार होती है, ये मशीन होती है, इसमें क्रीम भर दिया जाता है, उसको क्या करते हैं, यहाँ एक डंडे के द्वारा चला दिया जाता है, वो घूमता रहता है और घूम करके आप देखेंगे कच्चे दूध से जो है क्रीम को अलग कर लिया जाता है। ये भी किस पर काम करता है, अपकेंद्रण बल पर ही काम करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में भी क्या बताया गया, दूध से चिकनाई यानी कि मक्खन को अलग हटाने की जो प्रक्रिया होती है, मथनी जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं, जो मथनी होती है एक लकड़ी का डंडा होता है, उसको पाट या बर्तन क्या करते हैं, बड़ी देर तक उसको चलाया जाता है और धीरे धीरे मक्खन जो है छोटे छोटे कण क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उसको निकाल करके बाहर कर लिया जाता है, भारी कणों से पृथक हो जाते हैं। इस पराक्रम को क्या कहते हैं, अपकेंद्रण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रण बल कहते हैं। इस प्रकार से हम समझ गए कि अपकेंद्रण बल से जो दूध से मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो किस पर काम करता है, अपकेंद्रण बल पर काम करता है। किस पर करता है, अपकेंद्रण बल पर। घुलनशील ठोस पदार्थ जो द्रव में घुले होते हैं उनको अलग करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, इसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हमें देखना है। जैसे सबसे पहले अघुलनशील या घुलनशील हैं तो उनके हिसाब से हम इसके अलग अलग बताए थे, पृथक करने की विधियां हैं। तो यहाँ पर घुलनशील है, यानी कि घुलनशील कहाँ होगा, पानी में होगा। पानी से अलग करने की जो विधि होगी, हम आप जानते हैं किसी चीज़ को पानी में गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो शुद्ध पदार्थ होगा वो शेष रह जाएगा, बाकी पानी क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले वाष्पन विधि। क्या दिया हुआ है, वाष्पन विधि। हम आप जानते हैं कि इवोपोरेशन मेथड जो होता है, वाष्पन विधि, वाष्पन कब होगा, जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो भाप के रूप में उड़ जाता है, उड़ने के बाद जो शेष बचेगा उसी को हम क्या कहेंगे, वाष्पन विधि। यानी कि वाष्प के रूप में बनने की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम क्या कहेंगे, वाष्पन विधि कहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाष्पन विधि, इवोपोरेशन मेथड में किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। हम आप जानते हैं कोई भी द्रव होगा किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है, तथा यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। हम आप जानते हैं जो नमक प्राप्त किया जाता है, समुद्र से नमक प्राप्त करने की जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है, वाष्पीकरण विधि होती है, जिसके कारण से वहाँ पर पानी जो होता है वाष्प के रूप में उड़ जाता है और जो बचता है वो क्या होगा, उसके कण होंगे, जो कण होंगे वो समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाष्पन विधि में क्या हुआ, समुद्र से नमक प्राप्त करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है आसवन विधि।
आसवन विधि कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कोई भी द्रव होगा जो संघनन क्रिया किया जाएगा तो उसमें वाष्पन क्रिया भी होगी और वाष्प के द्वारा क्या होगा, उसको हम शुद्ध रूप में एकत्र करते चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। इसे हम देखते हैं संघनन में क्या बताया गया, कोई भी चीज होगी उसको हम हीट करें, गर्म करें, या बर्फ है, बर्फ के देखते हैं कि कोई गिलास है उसके अंदर आप रख दीजिए, बाहर देखते हैं वाष्पित रूप में बाहर इकट्ठा हो जाता, दिखाई देता है नहीं देता है। इस प्रकार से हम संघनन में प्रक्रिया क्या करते हैं कि द्रव होता है वो वाष्पन क्रिया भी करता है और संघनन क्रिया साथ साथ चलती रहती है और वाष्प के रूप में एकत्र होता रहता है। अब देखते हैं कि किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा वाष्पीकरण भी होगा और संघनन भी होगा, इसके द्वारा जो शुद्ध द्रव को प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम आसवन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। इस तरह डिस्टिल्ड वाटर प्राप्त किया जाता है जो मेडिसिन में या इंजेक्शन लगाने में या अन्य प्रकार की चीज़ों में उसका प्रयोग करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आसवन विधि क्या हो गया, डिस्टिलेशन, द्रव वाष्पन क्रिया हो गई, संघनन क्रिया हुई और वाष्प हो गया। अभी बताया गया किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। फिर है हमारा अगला क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, कोई द्रव ले लिया जाए और उसमें फिटकरी को हम घोल दें और उसको गर्म करें। जब हम गर्म करते हैं तो उसमें और थोड़ा फिटकरी डालें जब तक कि वो घुलना बंद न हो जाए। इस प्रकार से जो प्रक्रिया की जाती है शुद्ध फिटकरी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। हम आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज जल में घोली जाती है तो एक समय ऐसा भी आएगा तो घुलना बंद हो जाएगा। इस प्रकार की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। फिटकरी के शुद्ध प्राप्त करने के लिए क्रिस्टली के रूप में प्राप्त करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि दो आप मिश्रण मिले हों उनको अलग कैसे किया जाए, उनके अलग करने की कौन सी विधि हम प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, देखना है। सबसे पहले कि आप मिश्रण में हम सब लोग जानते हैं कि जिसमें एक दूसरी चीज़ें अन्य मिली हों उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम कौन सी विधि अपनाएंगे, ये चीज़ देखना है। सबसे पहले तो हम आप एक चीज़ समझने का प्रयास करें, जैसे पानी और मिट्टी है, अगर पानी और मिट्टी का तेल मिल जाए इसको अलग करने की कौन सी प्रक्रिया होगी। हम आप जानते हैं कि पानी जो है भारी होता, क्या होता है, भारी होता है, और मिट्टी तेल क्या होगा, हल्का होगा। इस प्रकार से हम धीरे धीरे उसको छान करके क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, और जो पानी होगा वो नीचे रहेगा, तेल क्या होगा, ऊपर रहेगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे यहाँ मेंथायल, जो हम आप देखते हैं कि टंकी से मेंथायल किसी कीपे डिब्बे में एकत्र किया जाता है, उसके साथ पानी भी मिला होता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया अपनाते हैं, कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, छान करके, यानी कि पानी भारी होता है, तेल जो होता है हल्का होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे निकाल करके जो है हम आप अलग कर लेते हैं। ये तो हो गया पानी, मेंथा या इस प्रकार की चीज़ों को हम कैसे करते हैं अलग, क्योंकि पानी भारी होता है और तेल हल्के होते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे सरसों का तेल ले लीजिए, किसी बाल्टी के पानी में डाल दीजिए तो हमें क्या दिखाई देगा, ऊपर वो छना हुआ पूरा चारों तरफ दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि वो पानी से हल्का है। दूसरा काम, अब हम देखते हैं कि पानी और मिट्टी के तेल को अलग कैसे करते हैं। अभी बताया गया था कि मिट्टी का तेल हल्का होता है और पानी भारी होता है, तो पानी सदैव क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और मिट्टी का तेल क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसी प्रकार से मेंथायल और पानी को अलग करते हैं। इसके बाद देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण। हम आप जानते हैं चुंबकीय पृथक्करण, चुंबक का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, हम चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर लोहा होगा, यानी कि कोई ऐसी वस्तुएं होंगी जो चुंबक को आकर्षित कर सके, पकड़ सके, और इस प्रकार की प्रक्रिया करने के बाद लोहे की छीलन हो सकती है, लोहे हो सकते हैं, या
कोई रद्दी लोहा हो सकता है, उसको एकत्र करने के लिए क्या होगा, ये विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं, यानी कि पृथक्करण की जो विधियां हैं, कहाँ पर कौन सी विधि प्रयोग करना है। इसी प्रकार से चुंबकीय पृथक्करण दिया हुआ, तो इसका मतलब है चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। इस प्रकार से लोहे के छीलन हो सकता है, कील हो सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ होगी कहाँ पर, जहाँ पर बहुत बड़ा उद्योग हो, कारखाने होंगे, वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्या है चुंबकीय पृथक्करण। हम आप जानते हैं कि इसका प्रयोग बड़े बड़े कारखानों में रद्दी मिश्रण से, यानी कोई रद्दी मिश्रण होगा, उसमें लोहा मिला होगा, उनके अवयवों को पृथक करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, चुंबकीय पृथक्करण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चुंबकीय पृथक्करण। फिर हम उसके बाद देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है जो किसी चीज़ में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में यदि कोई रंग मिला हो, उस रंग को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। हम आप जानते हैं कि क्रोमेटिक मतलब होता है कि रंग को अलग करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, विभिन्न प्रकार के रंग, एक प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार के हो सकते हैं, या उसमें कौन सा रंग मिला हुआ है। हमें जैसे चाक है, हम आप जानते हैं कि चाक हमें सफ़ेद दिखाई देती है, लेकिन चाक में क्या होता है कि चाक नीले रंग का होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। अगर इसको हम पानी में भिगो दें, किसी बर्तन में पानी में भिगो दें, उसके बाद बाहर निकालें, उसके बाद फिर हम उसको अलग करने के प्रयास करें, तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम देखेंगे कि जो कलर दिखाई देगा वो नीला दिखाई देगा। तो रंग को अलग करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी विधि है, क्रोमेटोग्राफी। कौन सी ग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी रंगों के पृथक्करण करने की जो विधि है वो कौन सी विधि है, क्रोमेटोग्राफी। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसमें हमने सीखा कि पृथक्करण करने की कौन कौन सी विधियां हैं, पृथक्करण किसे कहते हैं, और साथ साथ हमने सीखा मिश्रण क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, तथा मिश्रण से हम किसी वस्तुओं को अलग करने की कौन कौन सी विधि अपनाते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। जब वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।